नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है चोरी की जिंदगी। नवीन जी एक बहुत बड़ी कंपनी में सालों से काम कर रहे थे और अब रिटायर हो गए हैं। वह कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर थे, इसलिए घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस कुछ हद तक ठीक ठाक था। हालांकि ज़्यादातर पैसा उन्होंने पानी की तरह बच्चों पर बहा दिया था। 2 बेटों और 1 बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना, उन्हें अच्छे से खाना देना, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना और तीनों बच्चों को ऊंचे पदों पर आसीन करना उनका सपना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए कि बड़ा बेटा रवि एमटेक करके एक आईटी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी करते हुए कंपनी की तरफ से 3 साल के लिए कनाडा चला गया और बेटी पारुल AA और बीएड के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। लेकिन तीसरी औलाद यानी कि छोटा बेटा पंकज बीएससी करने के बाद न जाने कितने एंट्रेंस की तैयारियां कर रहा था और न जाने कितने तरह के टेस्ट दे चुका था और न जाने किन किन कोर्सों के लिए आए दिन पिता से पैसे लेता रहता और जाने कुछ भी कर भी रहा था या केवल मौज मस्ती में इस सब समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। बस नवीन जी को चिंता थी तो केवल पंकज की। हर महीने यही कहते, न जाने यह नालायक कुछ करेगा भी कि नहीं कुछ। कौन जाने दिल्ली जाकर क्या करता है और क्या नहीं। बेशक नवीन जी नौकरी के पूरे समय पुणे में रहे, लेकिन रिटायर होते ही 3 दिनों बाद ही अपने गांव आ पहुंचे। जो खेतीबाड़ी चाचा के बेटों राम कैलाश और हरिराम को आधा आधा कर जोतने के लिए दी थी, उनके बेटे राहुल और राजन अब उसे हड़पने की फिराक में थे। नवीन जी जब भी खेतों में जाते, राहुल और राजन उन्हें यह कहकर घर वापस भेज देते कि बड़े चाचा, क्या इस उम्र में भी काम करोगे क्या? अरे हम हैं ना इसकी देखभाल की खातिर। हम तोहार बच्चे ना सही मगर बच्चे जैसन तो है ना। जाइए घर जाके आप आराम करिए। और हम तो कहत है कि आप यहाँ गाँव में काहे अपन जिंदगी खराब करत हैं। आप वहीं शहर में जाके आराम से रहो। नवीन जी को थोड़ा अटपटा लगता जब राहुल और राजन हर बात खेतों से उन्हें वापस घर भेज देते। वे कमाई के नाम पर हिसाब भी न देते, बस केवल अनाज उनके घर पहुंचा देते। अगर कभी नवीन जी पैसों का जिक्र करते कि खर्च के लिए जरूरत है तो कहते, लो भाई बड़े चाचा, अब आपके का क्या कमी है? आपको तो पेंशन भी मिलती है, इससे हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता। आखिर एक दिन नवीन जी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अब वे अपने खेत खलिहान खुद संभालेंगे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस पर राहुल राजन बिगड़ पड़े और हो गई आपस में तू मैं। यहाँ तो बात हाथापाई तक आ पहुंची। राहुल और राजन बोले, कौन से खेत चाचा? अब तक मेहनत की हम लोगों ने और अब आप कहो खेत हमको दे दें, फिर हमारा क्या? ये खेत तो ना मिले अब तुमको। नवीन जी ने राम कैलाश और हरिराम से कहा तो वे बोले, भाई साहब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझदार हैं, जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। गांव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत भी राहुल और राजन का साथ ही देने लगी, क्योंकि उन दोनों ने पंचायत की जेब पहले से गर्म कर रखी थी। नवीन जी ने शहर आकर पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन थाने के चक्कर काट काट कर नवीन जी की चप्पल घिस गई। मामला ज्यों का त्यों रहा। अब नवीन जी ने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन राहुल राजन ने पहले से ही अपने पांव इतने फैला रखे थे कि कहीं कुछ भी नवीन जी को बात बनती नजर न आती। उधर नवीन जी के बड़े बेटे रवि ने कनाडा में लड़की से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें माता पिता को भेजकर सूचित कर दिया कि उसने शादी कर ली और कहा कोई मजबूरी थी, कुछ समय बाद इंडिया आकर सब बात बताऊंगा। खैर नवीन जी ने कहा, ठीक है बेटा, सफाई देने की जरूरत नहीं, जो किया ठीक किया। बेटी के लिए कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर आजकल हर लड़के वाले इतनी बड़ी बोली बोलते हैं कि नवीन जी सब कुछ बेचकर भी डिमांड पूरी न कर सके। पारुल जब भी छुट्टी में घर आती,
माँ से हमेशा यही कहती, माँ समझाओ ना बाबा को, क्यों परेशान होते हैं, नहीं करनी मुझे शादी वादी। कभी सुना है कि जो गाय बेचता है वह पैसे देता है, गाय बेचने जाओगे तो पैसे लेकर आओगे ना। सुना जी आपने, क्या कह रही है पारुल। पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर कैसी सोच के होते जा रहे हैं। भला दान दहेज बिना कभी शादी होती है। हाँ, यह बात अलग है कि लड़के वाले के मुंह थोड़ा ज्यादा ही खुल गए हैं। सब सुन और देख रहा हूँ, आजकल बच्चे कुछ अधिक ही सयाने हो गए हैं। नवीन जी को एक और भी चिंता सताए जा रही थी। जो पारुल पतली दुबली सी छुई मुई सी हुआ करती थी, अब वह आत्मनिर्भर होने के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी बदल गई थी। पारुल का बदन गदराया हो गया था, उसकी चाल ढाल बदल गई थी। लेकिन नवीन जी कुछ कह नहीं रहे, बल्कि इसलिए वे जल्द से जल्द पारुल की शादी कर देना चाहते हैं। एक पारुल की चिंता, दूसरे पंकज की फिक्र। न तो वह किसी एंट्रेंस में क्लियर हो रहा है, न ही कोई नौकरी मिल रही है। उस पर यह राहुल राजन ने खेत खलिहान पर कब्जा कर लिया। रवि को फोन पर बताया कि राहुल राजन खेत अपने कब्जे में ले रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उनकी पहुंच ऊपर तक है। रवि ने दो टूक सा जवाब देकर फोन रख दिया कि मैं यहाँ विदेश में बैठा क्या कर सकता हूँ, पंकज वहां है, पंकज से कहिए ना। पंकज को फोन किया तो बोला, पापा अब तक इन खेतों से क्या बना पाए, ले भी ले अगर तो क्या करेंगे, कौन जोतेगा, कौन देखभाल करेगा, कुछ ले देकर समझौता कर लो, वही सही रहेगा। करता हूँ समझौता, कर लो। बाप दादा की जमीन जायदाद ऐसे ही छोड़ दूं? कोई बताए जरा इनको, तुमने इसी खेत की रोटी खाई है। भला डिप्लोमा इंजीनियर की कमाई में इतना कहाँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता। वह तो इन खेतों की वजह से खुद भी आगे पढ़ता रहा और बच्चों को भी पढ़ा पाया, और आज कहता है छोड़ दो। क्या मिला इन खेतों से? गुस्से में बड़बड़ाते हुए नवीन जी बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद नवीन जी की पत्नी गायत्री की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद बेटी अपने पिता को कोलकाता ले आई कुछ दिनों के लिए। बेटी ने खूब सेवा की पिता की, खूब अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन एक दिन शादी की चर्चा पर बाप बेटी में खूब बहस हो गई। पारुल इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो कम बजट में शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब तुम्हें क्या ऐतराज है? चाहती क्या हो तू? जो बात है साफ साफ कह। मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने, सब जानता हूँ। जो जिंदगी तू जी रही है ना, मैं सब समझता हूँ। समय से अपने घर जा और मैं भी चैन की सांस ले सकूं। पापा मुझे नहीं करनी शादी वादी इन लड़कों से जिन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है तो जहां मैं चाहती हूं वहां मेरी शादी करा दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी पसंद के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों से कुछ नहीं बताया। आप लोग जात धर्म के पचड़े में पड़े रहते हो। मेरी नज़र में हिमांशु में कोई कमी नहीं है। अच्छा स्वस्थ और सुंदर लड़का है और आईपीएस ऑफिसर है। मुझ पर जान लुटाता है, और क्या चाहिए? जो कुछ है सब सामने है। मैं आपकी तरह चोरी की जिंदगी नहीं जी रही। देखती थी मैं आपको अक्सर, जब आप माँ को अपने बटियों को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। बालकनी में छिपकर कितनी देर तक बटुए से तस्वीर निकालकर बिना पलक झपके उसे निहारते रहते। ऐसा महसूस करते जैसे वह आपके सामने है और आप उससे बातें करने लग जाते थे। तब उस समय आपको माँ पर बहुत प्यार आता था। मैं वह तस्वीर कभी देख नहीं पाई थी। यह राज मुझ पर तब खुला जब एक दिन मैं अपनी किसी सहेली के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बाजार से सामान लेने गई थी। तब मैंने आपको देखा। आप राधा मैम के घर के बाहर स्कूटर रोककर इधर उधर चोरों की तरह देख रहे थे, जैसे कहीं कोई आप चोरी न पकड़ ले।
और फिर आप मैम के घर के अंदर चले गए। तब मुझे समझ आया कि राधा मैम मुझे इतना प्यार क्यों करती हैं। उस चोरी की जिंदगी से तो यह जात पात से दूर हमारी जिंदगी लाख गुना अच्छी है। जी हाँ, मैंने की है चोरी की जिंदगी। इंसान हूं मैं भी, मुझे भी कुछ पल का सुकून चाहिए था जो मुझे राधा की निकटता से मिला। लेकिन तुम्हारी तरह किसी गैर जात से तो रिश्ता नहीं बनाया था मैंने। कहाँ हम जमींदार, मैं उच्च कोटि का इंजीनियर और वह कहाँ नाई का बेटा। क्या बराबरी हमारी और उसकी। वाह पापा, आपके उच्च कोटि वाले इतना मोटा दहेज मांगते हैं कि जिसकी किस्तें भरते भरते इंसान खत्म हो जाए, फिर भी किस्तें न खत्म हो। और वो आपके उच्च कोटि वाले, आपके सगे वाले ही आपकी जमीन हड़प रहे हैं और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा। और आपका वो उच्च कोटि वाला, आपका अपना सपूत जो विदेश में न जाने किससे शादी करके वहीं बस गया, भारत उसे रास नहीं आ रहा, इसलिए उसने यहाँ आना तो दूर, यहाँ से नाता ही छोड़ लिया। और आपका वो उच्च कोटि वाला दूसरा सपूत जो आपसे कह रहा है कि कुछ ले देकर समझौता कर लो, जमीन का क्या करोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहे कुछ भी कर, अपने तो अपने होते हैं और गैर गैर ही रहेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। मैं कल ही रवि से बात करता हूँ, और चाहे तू कुछ भी कर ले, इस नाई के बेटे से तो तेरी शादी मेरे जीते जी नहीं होगी। मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करते रहना सबके सब। पारुल के पिता बोलते हुए गुस्से से गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन रवि को फिर से फोन किया। रवि के कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फोन करते रहे। आखिर एक दिन रवि ने साफ साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, अपनी समस्याएं आप सुलझाइए। इधर पारुल ने हिमांशु को पापा की जमीन की सारी कहानी बताई। हिमांशु की पहुंच और रुतबा काफी अच्छा था, इस वजह से जमीन का फैसला जल्दी हो गया और नवीन जी को उनकी जमीन मिल गई। लेकिन अब नवीन जी को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन उच्च कोटि का है और कौन छोटा। इंसान कर्मों से उच्चता को प्राप्त करता है, न कि जात बिरादरी या धर्म से। और इस तरह वो पारुल और हिमांशु की शादी के लिए मान गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।